मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। हम प्रकट हो चुके हैं किस लिए? आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है बेस। क्या है? बेस। क्योंकि पहले आप लोग पढ़ चुके हैं एसिड, तो आज पढ़ना है हम लोगों को बेस। देखिए, बेस जो है एसिड का एकदम दुश्मन है ना। मतलब बेस जब एसिड के साथ मिलता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, बेस जब एसिड के साथ मिलता है तो एसिड को क्या कर देगा? एकदम न्यूट्रलाइज कर देगा, एकदम न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, लेकिन हम समझते हैं कि आखिर बेस है क्या। तो आर्हेनियस नाम के जो साइंटिस्ट हैं, आर्हेनियस ने कहा था कि बेस वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। समझ गए? हाइड्रोक्साइड आयन को शॉर्ट में हम OH- आयन भी लिखते हैं। तो आर्हेनियस ने कहा कि बेस जो है ऐसा सब्सटेंस है जिसे वाटर में जब आप डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक और साइंटिस्ट का है भाई पीछे रहे, इनका नाम था, देख लीजिए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी साहब ने कहा कि बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। क्लियर है बात, है ना। तो अब देख लीजिए कि आखिर बेसेस के कुछ प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो देखिए, बेसेस जो होते हैं ना, ये बीटर टेस्ट में होते हैं। जैसे एसिड जो था वो टेस्ट में कैसा था? सावर था ना, खट्टा। लेकिन जो बेस है ये टेस्ट में बीटर होता है। बीटर मतलब कह सकते हैं आप कड़वा या तीखा। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो बेसेस होते हैं, जब आप बेस को आप टच कीजिएगा, अपने दोनों फिंगर के बीच में रख के इस तरीके से आराम से टच कीजिएगा तो एकदम स्लिपरी टच आएगा, एकदम चिकना, सॉफ्ट से भी ज्यादा सॉफ्ट। समझ गए? अच्छा, तो आप सोचिएगा कि अब हमको बेस कहाँ मिलेगा, हम कैसे जाके इसको टच करेंगे या टेस्ट करेंगे। तो वो काम कीजिए, घर में जो आप साबुन से नहाते हैं ना, उस साबुनवा को एक बार चाट के देखिएगा। समझ गए ना? आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो साबुन होता है ना, उसमें बेस में ही मिला होता है, मतलब वो एक तरह से बेस ही होता है। ठीक है, तो जब आप उसको टेस्ट कीजिएगा तो पता चल जाएगा कैसा टेस्ट होता है बेस का। और जब आप उसको देखिएगा, इस तरह से टच कीजिएगा तो एकदम चिकना होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा जी, तो बेस का जो तीसरा प्रॉपर्टी है ये कहता है कि बेस जो है ना, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। रेड लिटमस को ब्लू कर देता है कौन? बेस। क्लियर है बात? अच्छा, अब क्या है, कह रहा है कि बेसेस जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। ओ माय गॉड, मतलब कि जो बेस है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। समझ गए? अब काहे कंडक्ट करेगा? तो आपको पता है कि जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कौन सा आयन में टूटता है? OH आयन में, मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन में। तो जब बताइए कि बेसिक सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि आयन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करा पाते हैं, है ना। इसीलिए हम बेस को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सॉल्यूशन होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। क्या क्या हम बोले बाबू? तुम बताओ तो बाबू, गरीबों का शहंशाह। बेस का टेस्ट कैसा होगा? बीटर। वेरी गुड। स्लिपरी इन टच होगा। ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? तो हाँ, बेसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं या मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, सब के सब बेस होते हैं। जैसे यहां देखिए मैंने लिखा है NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और ये है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। आप लोग 10th क्लास में हैं तो आप लोगों को इनका नाम अच्छे से पता होगा, है ना। तो जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी हाइड्रो ऑक्साइड हैं, ये सब मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं और सब के सब कैसे हैं? तो बेस है। क्लियर है बात? अच्छा, इसके नीचे कह रहा है कि जो मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं या मेटल के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, उनको भी बेस की तरह ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इनमें वो क्षमता होती है कि ये एसिड को क्या करे? न्यूट्रलाइज कर दे। एसिड को क्या कर दे? न्यूट्रलाइज कर दे। और जो सब्सटेंस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है उसी को तो हम बेस कहते हैं। क्लियर है बात? समझ गया ना?
तुम समझा मंगरा? ठीक है, तो जितने भी मेटल के कार्बोनेट्स हैं या मेटल के बाइकार्बोनेट्स हैं उनको हम बेस की तरह ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिखा है, ये देखिए, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ गए? ये सब के सब बेस है। ठीक, अच्छा, बहुत सारे बेस ऐसे होते हैं ना जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, वाटर में घुलते ही नहीं है, लेकिन कुछ बेस ऐसे भी हैं जो वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वैसे बेस जो वाटर में पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाएं, उनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उनको हम अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। तो वैसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम अल्कली कहते हैं। और वाटर में डिसॉल्व होने वाले कौन कौन से बेस है, तो यहां पे देखिए मैंने लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए? तो ये सब के सब जो हैं अल्कली हैं, क्योंकि ये वाटर में घुल जाते हैं। और लगभग देखिए जिनमें हाइड्रोक्साइड शब्द लगा हुआ है ना, वो लगभग बेस ही होता है। समझ गए ना? इसीलिए जब कभी भी हम बेस को वाटर में घोलते हैं तो कौन सा आयन निकलता है जी? हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। और देख रहे हैं सबके नाम में हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब है कि हाइड्रोक्साइड नाम आएगा, समझ जाइएगा दैट इज बेस। तो यहां तक आपको समझ में आ गया ना? अब आइए ये समझते हैं कि आखिर किसी भी बेस का बेसिक नेचर क्यों होता है। जैसे एसिड का एसिडिक नेचर होता था ना, हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस के चलते, उसी तरीके से हम जानेंगे कि आखिर बेस का बेसिक नेचर किसकी वजह से होता है, किसके प्रेजेंस की वजह से होता है। तो आपको तो पता है कि बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब उनको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है बात? है ना? मतलब कि बेस का एक कॉमन प्रॉपर्टी है, बेस का एक कॉमन प्रॉपर्टी यही है कि जब बेस को वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब समझिए, देखिए हमने क्या लिखा है, एक बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया। तो जब वाटर में डिसॉल्व किया ना तो ये आयंस में डिसोसिएट हो गया, आयंस में टूट गया। देखिए सोडियम आयन में टूट गया और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट गया। क्लियर है बात? चलिए एक और बेस ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम आयन में टूट गया और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट गया। यहाँ पे देखिए हमने लिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी डिसॉल्व करके देखा हमने तो मैग्नीशियम आयन में टूट गया, हाइड्रोक्साइड आयन में टूट गया। इसका मतलब आप कॉमन क्या देख रहे हैं? कॉमन क्या देख रहे हैं? कॉमन आप देख रहे हैं सब में हाइड्रोक्साइड आयन का प्रेजेंस। तो नहीं समझ में आया कि बेस जो है उनमें कॉमन चीज है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और जो बेस का बेसिक बिहेवियर है वो हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब कि OH माइनस आयन के प्रेजेंस के चलते ही होता है। मतलब बेस में हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है, इसी के चलते बेस अपना बेसिक बिहेवियर को दिखा पाते हैं। ठीक है, तो दिक्कत, चलिए हमको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आसान सा था और हम इतने बार आपको बता देंगे कि समझ में तो आना ही है। ठीक है, अब देखिए ये वो बात कह रहा है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, है ना। कह रहा है कि कोई भी बेस का सॉल्यूशन है उसको हमको डाइल्यूट करना है, मतलब पतला बनाना है, तो उसमें पानी हमको मिक्स करना पड़ेगा। जब हम उसमें वाटर मिक्स करेंगे तो जो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन है ना पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज करेगा, मतलब कि घटेगा। मतलब पानी मिलाने से पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है बात यहां तक? अब हम जानेंगे कि आखिर बेस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि एसिड की तरह ही बेस भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। क्या है दोनों में अंतर? तो समझिए, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पे कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो कौन कौन से बेस हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और पता है आपको जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे लिए डेंजरस था, कोरोसिव था, मतलब जिसके स्किन पे गिर जाने से, कपड़ों पे गिर जाने से
हमारे स्किन और कपड़ों को जला देता था, बर्न कर देता था, सेम उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस भी कोरोसिव होते हैं और डेंजरस होते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं, इसका मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब आइए जस्ट इसके ऑपोजिट वीक बेस में। तो वीक बेस में क्या होता है कि ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं वाटर में, है ना। वाटर में घुलने पे ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं। और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा कम कंडक्ट कराते हैं। क्लियर है बात, मतलब एक तरह से ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। ठीक है ना। देखिए एग्जांपल, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब वीक बेस है। समझ गए ना, वीक बेस। और जो वीक बेस होते हैं ये कम खतरनाक, कम डेंजरस होते हैं। समझ गए ना बात को। तो दो तरह के बेस होते हैं, दोनों के बीच में हमने आपको डिफरेंस भी बता दिया है ना। इसको तो है कि एक बार आप पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, लेकिन हम आपको बता दिए हैं, ज्यादा इसमें तामझाम वाला चीज है नहीं, जल्दी ही याद कर लीजिएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। वीक बेस कम अमाउंट में करता है। एग्जाम्पल दोनों के आपके पास हैं। स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा कोरोसिव डेंजरस होता है और वीक बेस जो है ये कम डेंजरस होता है। क्लियर है बात। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं बेस के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। क्लियर है बात। अब आइए हम समझते हैं कि बेस के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने नंबर 5 लिखा है। नंबर 5 इसलिए लिखा है कि हम 4 प्रॉपर्टी आपको पहले ही बता चुके हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि बेस जो हैं टेस्ट में बिटर होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कि बेसेस जो हैं स्लिपरी इन टच होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और चौथा प्रॉपर्टी ये बताए थे कि बेसेस जो हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्लियर है बात। यहां पे हम 5 नंबर में हम आते हैं और पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि बेसेस रिएक्ट्स विथ सम मेटल्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है कि बेसेस जो है ना मेटल के साथ रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बेसेस कुछ मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, क्या फिर से समझिए। तो बेसेस जो है कुछ ही मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हमने लिया है एग्जांपल, और ये रहा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे हमने लिया है एक मेटल जिंक। इनका जब हम रिएक्शन कराए हैं तो हमें मिला है सोडियम जिंकेट नाम का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बात। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए कि जो भी मेटल का रिएक्शन बेस के साथ होता है और रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट बनता है, इस सॉल्ट में जो ये मेटल प्रेजेंट होता है ये नेगेटिव आयन के रूप में ही प्रेजेंट रहता है। मतलब एज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव आयन प्रेजेंट रहता है। इस बात को फिर से समझिए, जब कभी भी मेटल का रिएक्शन बेस के साथ होगा और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन जो सॉल्ट बनता है इस सॉल्ट में जो ये मेटल प्रेजेंट रहता है ये नेगेटिव आयन के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जिंक जो है, ये जिंकेट का जो जिंक है, ये जिंक नेगेटिव आयन के रूप में ही प्रेजेंट रहता है। तो हो सकता है कि सवाल बन जाए कि जब हम मेटल का रिएक्शन बेस से कराते हैं तो जो सॉल्ट बनता है उसमें मेटल किस आयन के रूप में प्रेजेंट रहता है, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। तो आपका आंसर होना चाहिए नेगेटिव आयन। क्लियर है बात। ठीक है जी। देखिए हमने एक इंपॉर्टेंट चीज यहां लिख दिया है कि जितने भी मेटल हैं, ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। मतलब कि सारे के सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और रिएक्ट न करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। इसको फिर से समझिए, शायद आपको दिक्कत होगी। ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फिर से समझिए कि सारे के सारे मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, और जब रिएक्शन नहीं करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस कहां से बनाएगा जी, नहीं ना बनाएगा। कुछ ही मेटल हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। समझ गए बात। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइए। ये प्रॉपर्टी हम लोग एसिड में भी पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि बेस जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। क्या पिछले क्लास में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था?
क्या उसमें ये बात कही गई थी कि एसिड बेस के साथ मिल करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है? ठीक है, तो पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं, तो ज्यादा यहाँ पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखिए हमने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। जब इनका रिएक्शन हुआ है तो ये सॉल्ट बना है सोडियम सल्फेट और वाटर। ठीक है, अच्छा ये वाटर किसे बन जाता है? तो देखिए ध्यान से समझिए, आपको पता है कि एसिड में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है ज्यादा मात्रा में? H+ आयन। और बेस में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है? OH- आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। तो आप खुद सोचिए कि H+ आयन, ठीक है, और OH- आयन जब एक दूसरे से रिएक्शन कराएगा बाबू, तो ये वाटर नहीं बना लेगा। समझ रहे हैं बात है? तो एसिड का H+ आयन और बेस का OH- आयन मिल करके क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं हम एक आखिरी प्रॉपर्टी पे। आइए इस प्रॉपर्टी को भी हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब जो बेस हैं वो नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं ना, तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। नॉन मेटल का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। और हमने लिया है यहाँ पे एक एग्जाम्पल, यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। ठीक है बाबू, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड है। रिएक्शन के बाद क्या बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक तरह का सॉल्ट है और वाटर बनता है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड होते हैं ना, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब बोलिएगा ऐसा क्यों? तो मेरी बात को समझिए। एक बात बताइए कि बेस किसके साथ रिएक्शन कर करके सॉल्ट और वाटर बनाता था? एसिड के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसिड तो नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है नॉन मेटल का ऑक्साइड। इसका मतलब है कि ये नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर करेगा तभी ना बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहा होगा। समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए बाबू जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, ये एसिडिक बिहेवियर के होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो अभी तक हमने बेस के बारे में समझा, कितने तरह के बेस है ये समझा, और प्रॉपर्टी समझ गए हमने बेस का, है ना। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर बेस के कुछ यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो बेसेस के कुछ यूज हैं, इन यूज को भी हम देख लेते हैं कि आखिर बेसेस के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, या बेसेस का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने में, और एक सिंथेटिक फाइबर बनाने में जिसका नाम है रेयोन। ठीक है ना, रेयोन नाम का सिंथेटिक फाइबर बनाना है तो आपको किसका यूज करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करना है। तो कहाँ कहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ जी? साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, और सिंथेटिक फाइबर रेयोन बनाने में। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है पानी में ताकि जर्म्स मर सके, पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर इस सब का यूज किया जाता है। समझ गए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम पहले भी बता चुके हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये एंटासिड्स की तरह यूज किया जाता है, मतलब एसिड का दुश्मन। जब हमारे स्टमक में एक्सेस मात्रा में एसिड प्रोड्यूस होता है जिससे एसिडिटी हो जाता है, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपने शरीर के अंदर लेते हैं, जिसके चलते हमारा एक्सेस एसिड का प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक है, आइए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का नाम है वॉशिंग सोडा, इसीलिए इसको वॉशिंग सोडा की तरह यूज करते हैं, मतलब कपड़ा उपड़ा धोने के लिए यूज किया जाता है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। इसका दूसरा नाम वॉशिंग सोडा, याद रखिएगा। इसके बाद हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, ये हार्ड वाटर कौन सी होता है हो? देखिए हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें हम सरफ वगैरह घोलते हैं ना, डिटर्जेंट घोलेंगे ना तो उतना ज्यादा झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा। यही पहचान होती है हार्ड वाटर की, मतलब कि झाग ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होने देता है। तो जब हम उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं तो ये हार्ड वाटर ना सॉफ्ट हो जाता है, मतलब झाग ज्यादा आता है, कपड़ा अच्छे से साफ हो पाता है। ठीक है, अब ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम ही है बेकिंग सोडा, तो जाहिर सी बात है बेकिंग सोडा को बनाने में मदद करता है, या बेकिंग सोडा बनाने में यूज किया जाता है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। और सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम याद रख लीजिएगा बेकिंग सोडा। पूछेगा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, यही वाला लिखना है आपको। ठीक है,
तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। इसके बाद इसको भी एंटी एसिड की तरह यूज किया जाता है। जब कभी एसिडिटी हो जाए, आपके पास ये वाला नहीं हो, तो आप बेकिंग सोडा भी घोल करके पी सकते हैं, ठीक रहेगा, ठीक हो जाएगा मतलब एसिडिटी। अच्छा, इसके बाद फायर एक्सटिंग्यूशर में, समझ गए, जो फायर एक्सटिंग्यूशर नहीं होता है लाल रंग का डब्बा, जिसको हम जब मतलब कि फोर्स से जब उसको हम फैलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ना अंदर में रिएक्शन होने के बाद निकलता है, ठीक है। तो उनमें प्रेजेंट होता है कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। फायर एक्सटिंग्यूशर में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है, ठीक है। तो बेस के बारे में कंप्लीट डिटेल हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो हमको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब मेरे गायब होने का समय आ गया है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।